इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और स्मगलर, जिसने अपने फायदे के लिए न सिर्फ हजारों से भी ज्यादा हाथियों और सैकड़ों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि एक बार तो सिर्फ गवर्नमेंट को चैलेंज करने के लिए उसने पूरे 100 दिनों तक कन्नाडा के जाने माने सुपरस्टार राजकुमार तक को बंदी बना लिया था। जी हाँ, मैं असल में उसी क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर पुष्पराज जैसी मूवी इंस्पायर्ड थी, जिसने न सिर्फ हजारों टन सैंडलवुड स्मगल करके करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया, बल्कि 2000 के पीरियड में ही सरकार ने उसको पकड़ने के लिए अपने सर्च ऑपरेशन पर 100 करोड़ से भी कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था, जो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी इंसान पर किया गया सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था। जी हाँ, मैं असल में बात कर रहा हूँ फेमस इंडियन गैंगस्टर, क्रिमिनल और स्मगलर वीरप्पन के बारे में। तो आखिरकार कौन था ये वीरप्पन, जिसका इतना बड़ा क्रिमिनल होने के बाद भी इसके लोग इसे मसीहा से कम नहीं समझते थे, और जिसे पकड़ने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटका गवर्नमेंट को पुलिस फोर्स, फॉरेस्ट रेंजर और यहाँ तक कि एसटीएफ की मदद भी लेनी पड़ी थी। उसके बावजूद भी वीरप्पन कई बार उनके चंगुल से कैसे भाग गया। इंडिया के इतिहास में सबसे बड़े क्रिमिनल की कहानी की शुरुआत होती है साल 1952 के करीब कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव गोपीनाथम में, जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर के बिल्कुल करीब था। वीरप्पन, जिनका पूरा नाम पूसे मुनुसामी वीरप्पन था, वो एक तमिल फैमिली से ही बिलोंग करते थे, और क्योंकि उनकी परवरिश जंगल में ही हुई थी, इसलिए वीरप्पन न सिर्फ जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में जानता था, बल्कि जंगल के बदलते माहौल के हिसाब से उसको अच्छे से अडेप्ट करना भी आता था। लेकिन वीरप्पन की क्रिमिनल करियर की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी, क्योंकि उसके अंकल सलवाय गोंडोर पहले से ही एक सैंडलवुड स्मगलर थे, और उन्होंने ही वीरप्पन को वेपन इस्तेमाल करना सिखाया था। लेकिन वीरप्पन ने इंटरनेशनल मार्केट में हाथी दांत की डिमांड देखते हुए जंगल में मौजूद हाथियों को मारना शुरू कर दिया, ताकि वो उनके दांतों को स्मगल कर सके। माना यह जाता है कि ऑफिशियल डेटा के हिसाब से वीरप्पन ने इसी जंगल में मौजूद 2000 से 3000 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन काफी लोगों का ये भी कहना है कि वीरप्पन ने इससे भी कहीं ज्यादा हाथी मार दिए थे, जिसकी वजह से एक वक्त पर तो जंगल में हाथी की संख्या ही बिल्कुल खत्म ही हो गई थी। और ये भी माना जाता है कि वीरप्पन का निशाना इतना अचूक था कि वो एक गोली से ही मीलों दूर खड़े हाथी को मार सकता था। इसके अलावा वीरप्पन ने अपना पहला मर्डर भी सिर्फ 17 साल की उम्र में ही कर दिया था, वो भी एक फॉरेस्ट गार्ड का। इसके अलावा वीरप्पन ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों से भी ज्यादा इंसानों को मारा था, जिसमें से ज्यादातर पुलिस ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंजर्स और पुलिस इन्फॉर्मेंट थे। और जो भी वीरप्पन के रास्ते का कांटा बनता था, वीरप्पन उसे भी बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार देता था। जिसमें से एक बार तो वीरप्पन ने एक सरकारी अधिकारी का सर तक काटकर उससे फुटबॉल तक खेला था, ताकि वो सरकार तक अपना खौफ पैदा कर सके। लेकिन ब्लैक मार्केट में बढ़ती आइवरी की स्मगलिंग को देखते हुए जब इंडियन गवर्नमेंट ने आइवरी ट्रेड पर पूरी तरह बैन लगाकर वीरप्पन का काम मुश्किल कर दिया था, इसी वजह से वीरप्पन ने अपना फोकस आइवरी ट्रेड से छोड़कर सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी की तस्करी पर कर लिया, जहां पर वीरप्पन ने उस एरिया के लोकल गांव वालों की मदद लेकर हजारों से कहीं ज्यादा चंदन के पेड़ कटवा दिए थे, ताकि वो उसकी स्मगलिंग कर सके। असल में सैंडलवुड की थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज की वजह से ही सैंडलवुड की मार्केट वैल्यू 12,000 से 20,000 पर किलोग्राम जितनी होती है, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड की वजह से ही इसको फॉरेन बायर्स हाथों हाथ लेते हैं। इसी वजह से माना जाता है कि वीरप्पन ने अपने पूरे लाइफ टाइम में लगभग 143 करोड़ रुपए जितनी सैंडलवुड स्मगल कर दी थी। और तो और वो अपने इस काले काम को अंजाम देने के लिए लोकल विलेजर्स को हद से ज्यादा पैसा दिया करता था, जिसकी वजह से न सिर्फ ये लोकल विलेजर्स वीरप्पन को सपोर्ट करते थे, बल्कि उसको एक मसीहा भी मानते थे। हालांकि वीरप्पन की चर्चा पूरे भारत भर में तब बढ़ने लगती है जब साल 2000 में वो कन्नाडा फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर डॉक्टर राजकुमार को उनके गांव से अगवा कर लेता है। माना यह जाता है कि वीरप्पन के राजकुमार को अगवा करने के पीछे की असली वजह ये थी कि वो ये चाहता था कि सरकार तमिलनाडु और कर्नाटका स्टेट के बीच कावेरी नदी को लेकर सालों से चल रही डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दे और तमिल को कर्नाटका की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दे। इसके अलावा एक्टर राजकुमार को छोड़ने के लिए वीरप्पन ने कई तमिल पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल से रिलीज करने की भी डिमांड रखी थी। लेकिन राजकुमार की किडनैपिंग के बाद न सिर्फ वीरप्पन पूरे देश भर में रातों रात सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया था, बल्कि इस किडनैपिंग की ही वजह से ही राजकुमार के सपोर्टर्स बेंगलोर शहर में रोड पर भी उतर आए थे। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कर्नाटका और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने मिलकर वीरप्पन से नेगोशिएशन किया था, और 108 दिन चले इस नेगोशिएशन के बाद ही जाकर वीरप्पन ने राजकुमार को रिलीज किया था। इसके अलावा ये रिवील हुआ था कि राजकुमार को छोड़ने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने वीरप्पन को 20 करोड़ रुपए भी दिए थे। लेकिन ऐसा नहीं था
था कि वीरप्पन सिर्फ यहीं पर रुक गया था, बल्कि उसने कुछ साल बाद कर्नाटका के फॉर्मर मिनिस्टर्स एच नगप्पा को, कई फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिसर्स को रैंसम मनी के लिए किडनैप करना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ही वीरप्पन का खौफ पूरे देश भर में ही बढ़ता जा रहा था। उसके गांव में भी लोग दो हिस्सों में बंट चुके थे, जिसमें से कुछ लोग भले ही वीरप्पन को एक मसीहा की तरह मानते हों, मगर वहीं कुछ लोग वीरप्पन के बढ़ते काले कामों से परेशान होना शुरू हो गए थे। वीरप्पन के बढ़ते कहर से सरकार भी इतना ज्यादा परेशान होना शुरू हो गई थी कि उसके काले कारनामों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई सर्च ऑपरेशन चलाए, लेकिन फिर भी सरकार उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि वीरप्पन की ताकत उसका जंगल था, जो कि 6000 स्क्वायर किलोमीटर रेंज में फैला हुआ था। और अगर सरकार कोई भी सर्च ऑपरेशन चलाकर वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश करती थी, तो या तो वो इतने बड़े जंगल में जिसका चप्पा चप्पा वो अच्छे से जानता था उसमें कहीं छुप जाता है, या फिर पुलिस ऑफिसर्स को ही मार देता था। इसके अलावा एक बार तो वीरप्पन ने पुलिस की टीम को ही चैलेंज करके उन्हें पाला डिस्ट्रिक्ट के पास बॉम्ब से उड़ा दिया था, जिस ब्लास्ट में 22 पुलिस ऑफिसर्स की जान भी चली गई थी। हालांकि अपने पूरे लाइफ टाइम में सरकार सिर्फ एक बार ही वीरप्पन को पकड़ने में कामयाब हुई थी, वो भी तब जब वीरप्पन बेंगलोर शहर में हथियार की सप्लाई खरीदने जाता है, लेकिन एम्यूनेशन सप्लायर से बहसबाजी होने के बाद वो सप्लायर पुलिस को ही इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद पुलिस थोड़ी देर बाद उसे एक रेस्टोरेंट में ट्रैक करके अरेस्ट कर लेती है। हालांकि वीरप्पन अरेस्ट होने के बावजूद भी वहां से भाग जाता है, लेकिन कई सोर्सेस के हिसाब से वीरप्पन ने पुलिस को 50,000 रुपए रिश्वत दी थी वहां से भागने के लिए। हालांकि इस क्लेम की कितनी सच्चाई है इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन काफी लोगों का यह भी मानना था कि वीरप्पन के इतनी आसानी से छूट जाने के पीछे असल में पॉलिटिकल कनेक्शन था, क्योंकि वीरप्पन की संदलवुड की तस्करी में कई बड़े पॉलिटिशियन उसके साथ मिले थे। क्योंकि एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब वीरप्पन की चंदन की लकड़ी से भरी गाड़ी को सीज कर लिया था, तो कहा यह जाता है कि एक मिनिस्टर ने फौरन ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करके उसकी गाड़ी रिलीज करवाई थी। लेकिन फाइनली जाकर साल 2004 में एसटीएफ, तमिलनाडु सरकार, कर्नाटका गवर्नमेंट और लोकल ट्राइबल लोगों के साथ मिलकर ऑपरेशन ककून नाम का एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें वो ये प्लान करते हैं कि वो वीरप्पन को उसकी ताकत यानी जंगल से ही अलग करके उसे धर दबोचेंगे, जहां पुलिस ये करने में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन वीरप्पन और उसकी गैंग सरेंडर करने की जगह ऑफिसर पर ही हमला कर देती है, लेकिन इस बार एसटीएफ और उसके जवान वीरप्पन को एक भी मौका नहीं देते। इसी वजह से दोनों तरफ से ही गोलीबारी शुरू हो जाती है और आखिरकार फाइनली जाकर इस गोलीबारी के दौरान ही ये स्पेशल टास्क फोर्स इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर वीरप्पन को गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार देती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वीरप्पन की मौत के बाद उसकी कहानी का अंत हो गया था, बल्कि उसकी मौत पर भी कई कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती हैं, जहां पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि इस एनकाउंटर में जो शख्स मरा था वो असल में वीरप्पन था ही नहीं, क्योंकि वीरप्पन की मूंछें असल में डेड बॉडी में दिखाई गई मूंछों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ ये कंट्रोवर्सी भी उठती है कि इस ऑपरेशन के दौरान वीरप्पन को जिंदा ही पकड़ लिया गया था। उसको कोर्ट में पेश करने पर कहीं बड़े पॉलिटिशियंस का नाम सामने ना आ जाए, इसलिए उसको टॉर्चर कर कर ही मरवा दिया गया था। तो इनमें से कौन सी कंट्रोवर्सी पर आपको यकीन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।